हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाई स्कूल परीक्षा 2026 का मॉडल क्वेश्चन पेपर, विषय साइंस। चलिए देख लेते हैं कि जो आज हमारे आने वाले एग्जाम्स में जो यूजफुल क्वेश्चंस होंगे उनके कुछ आईएमपी या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर जैसे हैं, जैसे आपके एग्जाम में आ सकता है पेपर एज इट इज़ वैसा ही होगा। और इसमें से कुछ आप अपने प्रश्नों को छांट भी सकते हैं। तो इसके राइट साइड में आपको इसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं इस तरफ, तो आप देखते जाइए। यहाँ पर देखिए, यह विज्ञान का है सब्जेक्ट, हिंदी वर्जन है इसका। चलिए देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में लिखा है। सबसे पहले देख लीजिए, सही विकल्प प्रश्न को चुनिए। लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि विसंगत विकृत विकृत गंधता हो जाती है इनमें। इसके बाद दूसरा देखिए, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, तो भंगुरता नहीं किया जा सकता। तीसरा, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है, तो 3 से जुड़ता है। आप इस तरफ देखिए, यहाँ पर साइड में आंसर भी लिखे हैं, देखते चलिएगा। इसके बाद देखिए अगला है चौथा, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण किस भाग से होता है, तो अमाशय से होता है। पांचवा, प्लाज्मोडियम के जनन होता है बहुखंडन के द्वारा। मनुष्य के लिंग गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं, तो एक जोड़ी होते हैं, मतलब जो लिंग का निर्धारण करता है वह एक जोड़ी होता है। इसके बाद देखिए दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप राइट साइड में देखते जाइए, आंसर्स हैं। तो श्वसन एक अपचयी अभिक्रिया है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका ये। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कौन करता है, छोटी आंत करता है, छोटी आंत करता है। इसके बाद देखिए, स्फैग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या करते हैं, रक्तचाप मापते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर। स्फैग्नोमीटर से रक्तचाप या ब्लड प्रेशर मापते हैं। फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण वृषण से होता है, कहाँ से होता है, वृषण से होता है। ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है, तो वृषण निषेचन इसका आंसर होगा लास्ट वाले का। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। हमारे पांचवे का आंसर हो जाएगा यहाँ पर पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, क्योंकि ग्रंथि हार्मोन हमारा वहीं से स्त्रावित होता है, जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, पीयूष ग्रंथि। आगे देखते हैं, इसके बाद सही जोड़ी मिलाओ। तो सही जोड़ी देखिए, सबसे पहले समतल दर्पण चेहरा देखने के लिए। इसके बाद सरल रेखीय पथ प्रकाश किरण विद्युत धारा एम्पियर से नापते हैं, विद्युत शक्ति को वॉट से। दिक्सूचक उत्तर दक्षिण और चुंबकीय पदार्थ लोहा। इसके बाद देखिए सत्य असत्य। बुझी हुई चूने का सूत्र CaCO3 होता है, तो नहीं होता है। अब यदि ये नहीं होता तो क्या होता होगा, तो होता है CaOH का होल ट्वाइस। इस प्रकार से बुझी हुई चूने का सूत्र होता है, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, दही में एसिटिक अम्ल होता है, असत्य ये भी। फिर प्लेनेरिया में मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है, यह भी असत्य है। फिर निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष को नहीं, यह अवतल से होता है। इसके बाद हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, यह सत्य है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, तो यस ये भी सदैव बनता सीधा है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए एक शब्द में उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए देखो, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो यह है विरंजक चूर्ण। आप इस तरफ देखिए आंसर लिखे हुए हैं। इसके बाद देखिए इथाइन का सामान्य सूत्र तो C2H2 होता है, C2H2।
पायरुविक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहाँ होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ देखिए सामने आपके लिखा हुआ है। इसके बाद विसंगति का नियम किसने दिया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। विभवांतर धारा और प्रतिबिंब में संबंध लिखिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे V=IR ओम का नियम। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर, ये सॉरी इंग्लिश में भी लिखे हुए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः निकलने वाली गैस का नाम व एक उदाहरण दीजिए। अथवा कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो यह अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। तो हम इन दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन गैस वाला हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब जिंक तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। प्रतिक्रिया को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा बता सकते हैं। तो जिंक लिखेंगे, फिर 2CHCl, और इसके बाद यहाँ पर समीकरण आपका बन जाएगा, ये देखिए बना हुआ है Zn प्लस 2HCl, फिर और इसके बाद प्लस H2। इस प्रकार से सूत्र हो जाएगा। इसके बाद देखिए अथवा में ये बना हुआ है। तो अथवा में देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या करना था, यौगिक धातु ए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाता है। तो CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है और जलती मोमबत्ती को बुझा देती है और संतुलित रासायनिक समीकरण बनाती है। तो जो कि इसका ये होगा, ये सामने आपके लिखा हुआ है CaCO3 प्लस HCl CaCl2 प्लस CO2 H2O, और इसको संतुलित करने के लिए 2H2O हम लगा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, बेकिंग सोडा खाने का सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण का उपयोग करके लिखिए, या फिर अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने की रासायनिक समीकरण का बताना है। तो बेकिंग सोडा खाने का सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण का उपयोग करना है। तो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। क्या कहेंगे हम? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद इसकी बनने का रासायनिक समीकरण क्या है? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इज इक्वल टू NH4Cl NaCO3, ये बनेगा। अब इसका उपयोग क्या है? बेकरी उत्पादकों जैसे केक, ब्रेड, नरम स्पंजी बनाने के लिए। अग्निशामक सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में CO2 गैस जैसे आग बुझाने में मदद करती है, इसके लिए हम यूज करते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने की रासायनिक समीकरण देख ले। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने का रासायनिक समीकरण क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O। इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम तापमान देते हैं तो CaSO4 इंटू 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O बनता है। ये हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया। इसके बाद इसका उपयोग क्या है? चिकित्सा क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियों को स्थिर करने में, भवन निर्माण में, सजावटी वस्तुओं को बनाने में, जिसमें हम POP यूज करते हैं उसको भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, है ना। शॉर्ट में POP बोलते हैं। जैसे हमारे घरों में जब सीमेंट का जब कोटिंग हो जाती है, इसके बाद हम क्या करते हैं? पुट्टी करते हैं। पुट्टी के बाद कुछ डिजाइन बनाते हैं तो उसको हम POP नाम देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, धातु व अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर कोई अंतर लिखिए, अथवा धातु अधातु में रासायनिक गुण। इसमें तो एक ही है क्वेश्चन, सॉरी इसमें एक ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8वें को। धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाती हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाती है। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं।
इसके बाद देखिए सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, अथवा में है एक्वारेजिया किसे कहते हैं, लिखिए। तो सक्रियता श्रेणी धातुओं की एक ऐसी सूची है जिसमें धातुओं को उनके रासायनिक सक्रियता के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। इस श्रेणी में सबसे ऊपर धातुएं सबसे अधिक सक्रिय होती हैं, जबकि नीचे की धातुएं कम सक्रिय होती हैं। यह श्रेणी यह बताती है कौन सी धातु दूसरी धातु के आयन से विस्थापित कर सकती है। इसके बाद एक्वारेजिया किसे कहते हैं, तो एक्वारेजिया जिसे शाही जल भी कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का 1:3 अनुपात में बना एक अत्यंत संक्षारक और तीखा मिश्रण है। यह कुछ उत्कृष्ट धातुओं जैसे सोना, प्लेटिनम को घोलने की क्षमता के लिए जाना जाता है, जो कि अलग अलग अम्लों में संभव नहीं है। इसके बाद 10वां देखिए, मेंडल के प्रभावित के नियम लिखिए। मानव में बच्चे की लिंग निर्धारण को लिखिए। तो यहाँ देख लेते हैं मेंडल के प्रभावित के यहाँ पर देख लीजिए प्रभावित का नियम, जब विरोधी या तुलनात्मक लक्षणों वाले दो शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तब जो लक्षण पहली पीढ़ी F1 प्रकट होती है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस प्रभाव को ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब अथवा वाले प्रश्न को देख लेते हैं। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण लिखिए। तो मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता है। मनुष्य में केवल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े नर और मादा दोनों में समान होते हैं। 23वां जो जोड़ा होता है वह लिंग गुणसूत्र निर्धारण करता है, जो लिंग निर्धारण करता है। अब देखिए महिला में 2 समान लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, जबकि पुरुष में भिन्न होते हैं X और Y। इसके बाद महिला के अंडाणु हमेशा X गुणसूत्र होता है, पुरुष के शुक्राणु में X या Y गुणसूत्र होता है। अर्थात हमेशा पुरुष ही उसका कारण होता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की। मतलब ये फीमेल के गुणसूत्र से डिफाइन नहीं होता कि लड़की होगी या लड़का होगा, यह मेल के गुणसूत्र से डिफाइन होगा कि लड़का है कि लड़की है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो आयोडीन क्या है? घेंघा रोग से बचाव के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग के लिए सलाह दी जाती है, क्योंकि आयोडीन हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस हार्मोन के उचित संश्लेषण से घेंघा नामक रोग नहीं होता, जिसमें गर्दन में स्थित थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। आयोडीन की कमी से यह रोग हो जाता है। अथवा में है, मधुमेह में कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? तो मधुमेह में कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर की जाती है, ताकि उनके शरीर में इंसुलिन की कमी को पूरी हो सके, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 12वां है, मस्तिष्क में सुषुम्ना द्रव के कोई 2 कार्य लिखिए। तो 2 कार्य है, यह मस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी को यांत्रिक आघातकों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान करता है। अथवा में है, तंत्रिका कोशिका के कोई 2 कार्य लिखो। तो पहला कार्य है संवेदनाओं का संवहन। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के विभिन्न हिस्सों से जैसे त्वचा, आंख, कान संवेदनाओं, स्पर्श, प्रकाश, ध्वनि को ग्रहण करती हैं और उन्हें मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। संदेशों का संचरण मस्तिष्क या मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों या संदेशों को संबंधित अंगों या मांसपेशियों तक पहुंचाना, जिससे शरीर उचित प्रक्रिया कर सके। इसके बाद 13वां प्रश्न देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब आमतौर पर उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। अब यहाँ पर देखिए अथवा में हमारा ये प्रश्न है, परावर्तन और अपवर्तन में अंतर बताइए।
यह है प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर भी आप इस प्रकार, यहाँ पर भी आप देखते जाइए। प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पे, आपतन को परावर्तन और अपवर्तन कोण में अंतर। तो परावर्तन में देखते हैं पहले, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह घटना आमतौर पर दर्पणों में होती है। अपवर्तन देख लीजिए, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता, यह आमतौर पर लेंस में होता है। यह किस में होता है? रिफ्रैक्शन होता है लेंसेज में, और रिफ्लेक्शन होता है दर्पणों में, है ना। जब देखिए जैसे ये मिरर होता है, इसमें क्या होता है, कोई किरण ऐसे डाली जाती है तो यह वापस लौट जाती है, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाता है। और अगर कोई लेंस है तो यह क्या हो जाएगी, इसके आर पार निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापमान अवयव शुद्ध धातु को ना बनाकर किसी मिश्रातु क्यों बनाई जाती हैं, या मिश्र धातु क्यों बनाई जाती हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, मिश्र धातुओं को की प्रतिरोधक शुद्ध धातुओं में तुलना बहुत अधिक होती है। अधिक प्रतिरोधक के कारण कम विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। मिश्र धातुओं का गलनांक बहुत उच्च होता है, इससे ये उच्च तापमान पर भी आसानी से नहीं पिघलते हैं। उच्च तापमान पर मिश्र धातुओं का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है। अब अथवा में देख लीजिए, विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो विद्युत लैंप में तंतुओं का निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उच्च तापमान तक गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन उसमें गलनांक के कारण पिघलता नहीं है। साथ ही इसकी प्रतिरोधकता भी उपयुक्त होती है, जिससे चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है। मतलब यह बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद भी क्या पिघलता नहीं है, इसलिए हम टंगस्टन का यूज करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए, चुंबक के दो गुण लिखिए अथवा चुंबक के उत्पन्न करने के कोई दो तरीके। तो चुंबक के दो गुण लिखिए। आकर्षण का गुण, चुंबक लोहा निकल कोबाल्ट जैसे चुंबकीय धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। दिशात्मक गुण, यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर होता है। तो यह बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, दो गुण है, बहुत आसान है। वह किन धातुओं को आकर्षित करती है? लोहा निकल कोबाल्ट जैसे धातुओं को आकर्षित करती है। इसके बाद दिशात्मक गुण, मतलब आप कभी भी अपने ऐसे अगर उसको लटका दें तो हमेशा उत्तर या दक्षिण ध्रुव की तरफ ही वह रुकेगी। मतलब यदि आप कभी कहीं अटक जाते हैं, यदि आपके पास चुंबक है और आप एक धागे में लटका कर देखेंगे तो आपको दिशा का ज्ञान हो जाएगा कि उत्तर दक्षिण किस तरफ है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 15वें का ही अथवा वाला, चुंबक क्षेत्र को उत्पन्न करने के कोई दो तरीके लिखिए। तो स्थायी चुंबक जैसे कि बाड़ चुंबक या घोड़े की नाल का चुंबक अपने चारों ओर एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके बाद विद्युत धारा, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और स्टड का नियम इस क्षेत्र की शक्ति की धारा के परिणाम के चालक से दूरी पर निर्भर करती है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ या बाएं हस्त नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम है अथवा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लिखो। तो बाएं हाथ का नियम लिखना है, जब हम अपनी बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को एक दूसरे से लंबवत इस प्रकार फैलाएं, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करे, मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की ओर संकेत करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल दिशा या चालक की गति की दिशा पर व्यक्त करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जिसमें कि ये बना हुआ है, देखिए अंगूठा जो कि बल का स्रोत है, तर्जनी और फिर मध्यमा धारा, और ये हमारा बाएं हाथ का है। तो इस प्रकार से मतलब हम अंगूठे को सीधा रखेंगे और दो उंगली और इसको नीचे की तरफ ऐसे करेंगे
तो यह बताता है हमारा, देखिए तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करता है और मध्यमा विद्युत धारा को और अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। इसी प्रकार से देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम यहाँ पर क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठा तर्जनी मध्यमा एक दूसरे की ओर लंबवत फैलाया जाता है। अंगूठा चालक की दिशा की दर्शाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को और मध्यमा विद्युत धारा। तो इसमें देखिए अलग हो जाता है। अब देखिए आप इस चित्र से और समझिए, यहाँ पर एक और इमेज हम यहाँ इंसर्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अंगूठा चालक की गति बताता है। तो ये देखिए अंगूठा चालक की यहाँ पर गति बता रहा है ना, चालक की गति बता रहा है ये कौन, अंगूठा। इसके बाद तर्जनी क्या बता रही है, चुंबक का क्षेत्र बता रही है, तर्जनी उंगली है हमारी। इसके बाद धारा कौन बता रही है, मध्यमा, जो हमारी मध्यमा उंगली है वह हमारी चालक की धारा बता रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 में परितंत्र में अपमार्जकों घटक की क्या भूमिका होती है। तो अपमार्जक अपघटक मृत जीवकों के शरीर का विघटन करके पर्यावरण की सफाई करते हैं और पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। अथवा जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे जीवाणु या कवक की क्रिया द्वारा समय के साथ विघटित हो जाते हैं। ये पर्यावरण में आसानी से मिल जाते हैं और प्रदूषण नहीं फैलते हैं। उदाहरण में पौधे, कागज, लकड़ी और भोजन के अवशेष शामिल हैं। इसके बाद 18वां देखिए प्रश्न नंबर, अपर रूपता किसे कहते हैं, कार्बन के दो दो अपर रूपों के उपयोग लिखिए। तो हीरा है एक, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ग्रेफाइट यह सबसे नरम और विद्युत का सुचालक है। प्रश्न नंबर 18वां अथवा का ही देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, किन्हीं दो हाइड्रोकार्बन के नाम लिखिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोजन से बने ऐसे कार्बनिक पदार्थ या यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल आबंध पाया जाता है, जिन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन्हें एल्कलाइन भी कहा जाता है। दो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीथेन और एथेन है। इसके बाद 19वां प्रश्न देखिए, उभयलिंगी पुष्प की संरचना नामांकित चित्र सहित बनाइए और परागकण एवं निषेचन प्रक्रिया को कोई तीन अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए उभयलिंगी पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बना हुआ है, इसमें ये देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको चित्र बनाना है पुष्प का, इसको सब जगह नाम इसका डिनोट कर देना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर का है तो बढ़िया चित्र बनाकर उसका नामांकित कर देना। संरचना वर्तिका, परागकोश और मादा जनन का भाग, अंडाशय कहाँ होता है ना, दल कहाँ होता है, पुतंतु, परागकोश है ना, बाह्यदल, अंडकोश, इस प्रकार से बताना है। इसके बाद परागकण एवं निषेचन में कोई 3 अंतर। तो प्रक्रिया का प्रकार, आवश्यक प्रकार, आकार और परिणाम। इनमें आपको देख लेना, परागकण एक भौतिक प्रक्रिया जिसमें परागकण एंथर और स्टिग्मा का स्थानांतरित होता है। निषेचन एक जैविक प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है। आवश्यक कारक में भी देख लीजिए, तो इस प्रकार से यह इसका उत्तर हो जाएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कारण लिखिए। अथवा स्वच्छ आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है, कारण लिखिए। तो अब यहाँ पर लिखना है, वायुमंडल का अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं और प्रकाश बिंदु स्रोतों के रूप में माने जाते हैं। जब तारों से आने वाले प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो विभिन्न घनत्व और तापमान वाली कई परतों से होकर गुजरना पड़ता है। वे वायुमंडलीय परतें लगातार बदलती रहती हैं। इस कारण प्रकाश के किरणों का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन बार बार अनियमित रूप से होता है। प्रेक्षक की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों की मात्रा लगातार बदलती रहती है, जिससे तारे की चमक कभी तेज तो कभी कम दिखाई देती है। इस प्रभाव के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। प्रश्न नंबर 20वां, स्वच्छ आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है। तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के छोटे छोटे अणुओं और धूल के कणों से टकराकर बिखर जाता है। इस प्रकीर्णन को रैले प्रकीर्णन कहते हैं, जिसके अनुसार कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। दृश्य प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य लाल
रंग की तुलना में कम होती है, इसलिए नीले रंग का प्रकाश अन्य रंगों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक प्रकीर्णित होता है और सभी दिशाओं में फैल जाता है। जब यह प्रकीर्णन नीला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इसके बाद प्रश्न नंबर देखिए 11वां, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। तो यहाँ पर देखिए, या फिर अथवा में इन सब के समीकरण आपको लिखना है। तो इनको आप संतुलित कैसे करेंगे? NH3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस और H2O। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको लिखेंगे। इसके बाद दूसरे वाले को, और यहाँ तीसरा और यहाँ चौथा। अब रासायनिक समीकरण आप देख लीजिए, तो पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका सूत्र हो जाएगा जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से इसका भी सूत्र बनाएंगे आप। और हाइड्रोजन क्लोराइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड, इस प्रकार से इन सभी के सूत्र आप बना सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 22वां, मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आपको आहार नाल का चित्र बनाना है। ये देख लीजिए, आप आहार नाल का इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। अथवा ऑक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन में कोई 4 अंतर लिखिए। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में आप इस प्रकार से अंतर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 23वां, निम्नलिखित स्थितियों में उपयुक्त दर्पण कौन सा होगा, उपयोग क्यों किया जाता है, कारण सहित लिखिए। किसी कार का अग्रदीप और सौर भट्टी का। तो यहाँ पर देख लीजिए, किसी कार का अग्रदीप अवतल दर्पण लगाया जाएगा, सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण लगाया जाएगा। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अथवा में प्रश्न, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना रेखांकित चित्र द्वारा दर्शाइए जब वस्तु निम्नलिखित स्थान पर हो। तो जब पहले वस्तु फोकस पर हो और उसके बाद वक्रता केंद्र पर हो। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो और यहाँ पर वक्रता केंद्र पर हो। तो यहाँ पर देखिए, फोकस पर जब हो तब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और जब केंद्र पर होगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। इसी के साथ हमने यहाँ पर अपना इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। तो आई होप आपको यहाँ के कुछ प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल लगेंगे और मैं आपको आश्वस्त कराती हूँ कि आपको देखिएगा इन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आएंगे। और इसी प्रकार के हमारे सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करिए और अदर सब्जेक्ट्स के भी मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करिए, पे तैयारी को देखिए कि हमारी तैयारी कहाँ तक हो पाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।